ये हर आदिवासी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट को दूसरी तरफ ले जाना चाह रहा हूं। इस देश में शिव को बदनाम करने का भी षड्यंत्र चल रहा है, शिव को छोटा करने का भी षड्यंत्र चल रहा है। महादेव करके सीरियल आता है, मैंने उसकी क्लिप में देखा कि पार्वती महादेव को पूछते हैं, माता पार्वती पूछती है भगवान महादेव को कि आप अकेले में बैठ के किसका ध्यान करते हो? तो महादेव जवाब देता है, मैं राम का ध्यान करता हूं। हजम होने वाली बात है गई। मैं पहले पैदा कौन हुआ? इसका मतलब इसके पीछे एक षड्यंत्र छुपा है भगवान शिव को कम करने का। शुरू से इस सभ्यता को खत्म करने का षड्यंत्र चलते हुए आया है। क्या यहां का ओबीसी, यहां का मराठा, यहां का दलित, यहां का बहुजन छाते में रख के हाथ बोल सकता है मैं आदिवासियों का वंशज हूं? खुद को तो हिंदू बोल देता है भाई। ये छोटी चीज है, क्योंकि जिनके पास हिंदुत्व का कंट्रोल है वो बड़े लोग हैं, लेकिन जिसके पास सांस्कृतिक कंट्रोल है, जो उसके वारिस है, वो बहुत छोटे लोग हैं, नंगे बदन वाले लोग हैं, ये लंगोटी वाले लोग हैं। लंगोटी वाले को भाई बोलने के लिए कलेजा लगेगा, सोच लगेगी, समझ लगेगा, संयम लगेगा। ये आदिवासियों को अपना भाई बोले, इस तरफ इस मूवमेंट को ले जाने की कोशिश चालू है। हम किसी को गलत नहीं बोलते। आपने हमको वनवासी बोल दिया, हमने कुछ बोले? आप खुलेआम इस देश के मालिक को वनवासी बोलते हो। अब जंगल में शेर रहता है, सुअर रहता है, जानवर रहते हैं, आदिवासी भी रहता है। ये मानववाचक शब्द नहीं है, तो भी आपको बोला जा रहा है। पहले असुर बोलते थे, फिर राक्षस बोलते थे, फिर वानर बोलते थे, अब वनवासी बोलने लग गए। मूल्यवासी, आदिवासी, वनवासी, स्वर्गवासी, ये प्लानिंग है। ये सोच के खिलाफ की हमारी लड़ाई है। इस लड़ाई में वो हमारे साथ आ सकते या नहीं आ सकते, इसका टेस्ट करना है। सर आप तो आदिवासी मादड़ हो, मेरे को मराठी समझता नहीं ज्यादा, लेकिन आदिवासियों की आप आवाज हो। अरे एक आमदार का पोस्ट नहीं मिलने से तुम्हारा कुछ हल्का भारी होता है क्या? शेर तो शेर ही रहेगा। मैं मेरी जिंदगी के 29 साल दे दिया, मैं स्टूडेंट लाइफ से आया हूं। कुछ भाई सीपीएम की बात कर रहे थे, आपने अच्छा बोले, सीपीएम के बारे में आपने बोले। मैं सीपीएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, ये सब पूरी जितनी फैक्ट्री है विचारों की, उसमें से निकला। इस देश का समाजवाद जो है, जो बुनियादी समाजवाद है, वो आदिवासी संस्कृति में है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग खुल के नहीं बोल रहे कि आदिवासी देश का मालिक है। मेरी समस्या यह है, वो वर्गवादी विश्लेषण करते हैं। सांस्कृतिक विश्लेषण से क्यों डरते हैं? जब आप मटेरियलिस्टिक, भौतिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जब आप पढ़ाई करते हो, जब समाजवाद की पढ़ाई करते हो, तो आदिवासियों को आदिवासियत और उसकी संस्कृति को समाजवादी संस्कृति बोलने से कतराते क्यों हो? खुली बात करो, खुली, डर के मत बात करो। समाज को मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी ताकत यह है, तुम्हारा क्या कहना है तुम देखते बैठो। हमारी लाइन ही है, हम मांग नहीं है, हम सोच जगह एक जगह आ रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। यह ताकत का उपयोग समाज की उन्नति के लिए, समाज के प्रोटेक्शन के लिए, समाज की आने वाली जनरेशन को जिंदा रखने के लिए होना चाहिए।
अधिकार परिषद की मैं इसलिए बात कर रहा हूं भाइयों कि हमारे बच्चे, यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वन कायदा बनाई थी, यही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तुम्हारा पैसा कायदा बनाई है, और ये गांव में ढिंडोरा पिटते हैं पैसा कायद्याच्या ते झाला पाहिजे, क्या बोलते उसको, अंमलबजावणी झाली पाहिजे। अब इन्होंने अंमलबजावणी की जगह दूसरा शब्द ला लिया, पैसा कायद्याच्या नायनाट, आदिवासींचा विकास झालाच पाहिजे की जगह आदिवासींचा विनाश झालाच पाहिजे, ये धोरण बना लिए। एक महीने तक वो बच्चे बेचारे बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रही गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब आदिवासी नेता और आदिवासियों के वोट लेने वाले नेता खामोश क्यों है, बोलते क्यों नहीं है? आदिवासी नेता वो खामोश है, आदिवासियों के वोट लेकर बने हुए नेता वो भी खामोश है। मामला क्या है, क्यों हजम नहीं हो रहा है? ये आदिवासी अधिकार परिषद लेने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको यह समझा देने का यह है कि आपको मारने की तैयारी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला बोगस आदिवासियों की जगह असली आदिवासियों को दो, इनके बैकलॉग्स क्लियर करो, इनकी लाइन ऑफ एक्शन रिजर्वेशन का जो बैकलॉग है उसको पूरा भरो, लेकिन गवर्नमेंट ने उल्टा कर दिया। जो बोगस आदिवासी थे उनके लिए जीआर बनाया, उनको प्रोटेक्शन दे दिया, मानवीय आधार पे किया। अब उसके साथ मानवीय आधार और आदिवासियों के साथ अमानवीय आधार, उसके साथ मानवीय व्यवहार, हमारे साथ अमानवीय व्यवहार। चल ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दो, हमारे रिजर्वेशन का क्या? हमारे रिजर्वेशन का क्या? पिछले 5 साल में 11,200 लोग भर्ती हुए आदिवासियों। कितने? 11,200। मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा लोगों की कोई भर्ती नहीं हुई। और आदिवासियों में बेरोजगारी की संख्या कितनी है? 4,52,00,000। 4,52,00,000 बेरोजगार बच्चे जिस समाज में है, वहां 11,000 नौकरी क्या होती हो? ये तो ईंट के मुंह में जीरा। कौन से रिजर्वेशन की लड़ाई की बात कर रहे हैं आप? जहां पोस्ट ही नहीं है, आप कैसे जिंदा रहोगे? आधे से ज्यादा आदिवासियों का सर्वे हुआ, लेबर सर्वे। इस देश में संडास साफ करने का जो काम है उसको इन्होंने गवर्नमेंट सर्विस का हिस्सा बनाया है, लेकिन गड्ढे खोदने के काम को गवर्नमेंट सर्विस का हिस्सा नहीं बनाया गया। इस पे चर्चा नहीं करते। तुम्हारे बच्चों को सेंट्रल में इसके नाम पे क्या परोसा जा रहा है, थोड़ा देखो। आदिवासी का बच्चा क्या खाएगा ये ठेकेदार तय करेगा, गवर्नमेंट नहीं। तुमको मारने के लिए भी ठेकेदार बना लिए उन्होंने। तुम्हारे बच्चे कैसा खाना खाते हैं इस पर भी बात करते हैं। आदिवासियों को मालूम नहीं है डीबीटी क्या है। अरे डीबीटी का जो पैसा आता है आदिवासी बच्चों के लिए, ये 10 महीने का पैसा दे रहे हैं। फिर भी डीबीटी के पैसे से क्या हाल हो रहे हैं आपको मालूम है? उसका पैसा ही खर्च हो जाता है, उसको खाना नहीं मिलता है। ये पैसे ले और देखते बैठ तू। ये एटीट्यूड है महाराष्ट्र सरकार का कि हम तुम्हारी जवाबदारी नहीं लेंगे। इरिस्पॉन्सिबिलिटीज, इग्नोरेंस। आपके लिए जो स्टेट की ओपिनियन है वो इग्नोरेंस वाला ओपिनियन है। आपको वो ध्यान नहीं देना चाहते। पैसे ले और निकल, कर ले पढ़ाई। आपकी शिक्षा की गारंटी, आपके शिक्षा का नियोजन, आपके शिक्षा का प्रयोजन ये गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है। इसको बोलते हैं टू रिफ्यूज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ट्राइब्स। सुप्रीम कोर्ट में भी यह स्टैंड आया है। 10 महीने की डीबीटी दे रहे हैं। इनका कहना है 10 महीने पढ़ाई कर, 2 महीने की पैसे नहीं दूंगा तेरे को। 2 महीने की डीबीटी नहीं मिलती है, इसलिए डीबीटी चला रहे हैं। और वो 2 महीने की डीबीटी कई करोड़ों रुपया हो गया है।
किसके जेब में जा रहा है? क्या डीबीटी का पैसा कहीं लाडली बहना में तो नहीं जा रहा? हंसने की बात नहीं है। 12 महीने दूसरे बच्चों को पढ़ाई करने की बात की जा रही है और 10 महीने आपके बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। 2 महीने का राशन आपके बच्चे को नहीं देंगे और नहीं दे रहे हैं। अपने नेता चुपचाप क्यों है? क्योंकि इनके बैंक में पैसा जा रहा है। डीबीटी का पैसा 2 दिन भी रख दिए तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट आता है। कई कोऑपरेटिव बैंक जिंदा है डीबीटी के भरोसे। ये बड़े बड़े आईसीसी और ये प्राइवेट बैंक्स भी जिंदा है डीबीटी के भरोसे। ये घोटाला है। इस पर डिबेट करें ना। जिसको डीबीटी पर लागू करना है मैं खुलेआम उनसे ये करता हूं, इस पर डिबेट तो करें। तुम्हारे बच्चों के पढ़ने की भी बोली लग रही है। पूरा आदिवासी डिपार्टमेंट ठेकेदारी भी चल रहा है। इन्होंने ठेकेदारी पे इतने कर्मचारी भर दिए कि अब ये बोलने लगा दिए कि ठेकेदारी में जो कर्मचारी भरे हैं उनको नियमित किया जाए। अबे तो रिजर्वेशन का पालन कैसे होगा? पैसा का पालन कैसे होगा? ठेकेदारी में तो ओपन के भर दिए आपने। आदिवासी तो भरे नहीं, 4% आदिवासी भरे हैं। तो नौकरियां किसको मिलेगी? आदिवासी को कि गैर आदिवासी को? डिपार्टमेंट तुम्हारा मौज ठेकेदार करता है, मिनिस्टर करता है, ऑफिसर करते हैं। कोई योजना आती है तो सबसे ज्यादा खुश ठेकेदार और ऑफिसर लोग होते हैं। बेचारा आदिवासी चुपचाप रहता है। ये झोपड़ी पे पन्नी डालने की स्कीम, उसको सेड़े पालने की स्कीम, बकरी पालने की स्कीम, बाजा बजाने की स्कीम। अबे तुम्हारे बारे में, आदिवासियों के बारे में सोच क्या है? तुम्हारे डेवलपमेंट के बारे में क्या प्रोग्राम है गवर्नमेंट के पास? इस पर बात क्यों नहीं करते? क्यों चुपचाप है अपना आदिवासी मिनिस्टर? बैल जैसा, सांड जैसे बैठे रहते हैं। आश्रम स्कूल में बच्चा मर गया, अभी भी उसको 30 से 40 हजार रुपए का चेक। तुम्हारे बच्चे की जान की कीमत कितनी? मैं बार बार बोलता हूं, जानवरों की बकरा भी 1 लाख का बिकता है ईद का, तो भी हम चुपचाप क्यों है मेरे भाई? ऐसे प्रोविजन से तुम्हारे समाज का विकास होगा, हमारे समाज का विकास हो सकेगा। यह हक अधिकार सम्मेलन, हक अलग होती है चीज जिसको राइट्स बोलते हैं। अधिकार का मतलब क्या? एक ही शब्द है दोनों या अलग अलग है? चलो मैं सबसे पूछता हूं, यहां खड़े होकर जवाब दो। आदिवासी की जमीन पर भी गेहूं उगता है, चावल उगता है, सब उगता है। गैर आदिवासी की जमीन पर भी गेहूं उगता है, चावल उगता है, सब उगता है। आदिवासी की जमीन 10 लाख रुपए एकड़ और गैर आदिवासी की 1 करोड़ रुपए एकड़। क्यों? थोड़ा खड़े होकर जवाब दो। चलो, नेतृत्व करना चाहते हैं समाज का, ऐसा क्यों है? आदिवासी बच्चा मरता है तो 40,000, गैर आदिवासी बच्चा मरता है तो 4 लाख। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? आपकी कीमत ही कम कर दिए। आपकी जान की कीमत, आपके बच्चों की जान की कीमत अगर कम हो गई तो आपकी राजनीतिक वैल्यू क्या रहेगी? जिस समाज की सोशल वैल्यू खत्म हो गई है, उस समाज की पॉलिटिकल वैल्यू कैसे स्टार्ट हो पाएगी दादा? मैं हमारे लोगों को पूछता हूं, हर समय बात करता हूं, हर जगह बोलता हूं, पूरे देश भर में बताता हूं, तुमको जमीन देने वाले भगवान का नाम बताओ। ज्या देवानी तुम्हाला जमीन दिली त्या देवांचे नाव सांगा। कोणता देव आहे तो? तो इनका देव जैसा स्थान है क्या तुम्हारे घरों में, तुम्हारी बस्तियों में? उनकी विचारधारा का क्या है?
राघोजी भांगरे की विचारधारा, उसका इतिहास नहीं, उसकी विचारधारा क्या थी, ये किसी ने तुमको पूछा, क्या जवाब दोगे? नागे कातकरी की कौन सी विचारधारा थी? मैंने कल बोला 60,000 कितने लोग मरे, कल बोला मैंने भाषण में। सिर्फ 13 साल में, 13 यानी 30 साल के अंतरकाल में 60,000 लोग मरे थे उस वक्त इस जमीन के आंदोलन के लिए। झूठ बात है तो मेरे को बाद में बोलना, मैं सच बहुत बोल रहा हूं। इको टूरिज्म का वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। इको टूरिज्म, पर्यावरण का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया विदेश के बड़े बड़े कंपनियों के साथ, पूंजीपतियों के साथ में। और वो जमीन किसकी दे रहे हैं? आदिवासियों की जमीन कर रहे हैं। ये पहाड़ों पर रहने वाले आदिवासियों की जमीनों का सौदा हो गया। विस्थापित कौन होगा? कौन बेघर होगा? किसकी संस्कृति खत्म होगी, किसका अस्तित्व खत्म होगा, किसके पुरखों की प्राचीन जमीनें छीनी जाएगी, वो कौन है? तो तुम्हारा आदिवासी नेता चुपचाप क्यों है? ये जब साइन होता है तब आदिवासी चुपचाप क्यों रहते हैं? तब पार्टियां चुपचाप क्यों रहती है? जो गढ़चिरौली के हाल है, बस्तर के हाल हो रहे हैं, जो माइनिंग में उड़ीसा के हाल हो रहे, झारखंड के हाल हो रहे, वही हाल अब इधर के होने वाले हैं। सह्याद्री पे बहुत तीखी नजर है लोगों की, आदिवासी पे भी नजर है और उसकी जमीनों पर भी नजर है। जहां जहां आदिवासी क्षेत्र है, जहां जहां इनके प्रकल्प बन रहे हैं, वहां वहां इन्होंने आर्मी लगा दिए हैं। पुलिस नहीं, क्या लगाए? आर्मी। और उसको कानूनन रूप दिया गया कि आदिवासी क्षेत्रों में हम आर्मी के स्टेशंस बनाएंगे। और वही कानून था जिसको 2023 में भारत सरकार ने बनाई, वन संरक्षण संवर्धन नियम अधिनियम 1980 के नियम को जो इन्होंने अमेंड किया, वो कानून बनाए और उसमें प्रावधान किए कि आदिवासी क्षेत्रों में हम अब क्या बनाएंगे? सेना के ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएंगे। आदिवासी जमीनों पर अब अलग टाइप की प्लानिंग होगी, वो कॉर्पोरेट्स को दिए जाएगी। और जो एक्ट बनाया गया उसमें आदिवासी शब्द ही नहीं है। साथियों, अगर वो कानून 6 महीने के लिए भी भारत में लागू हो जाएगा तो आदिवासियों का इतिहास सहित आदिवासी समाप्त हो जाएंगे, उनका पूरा इतिहास ही खत्म हो जाएगा, उनकी जमीनें हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगी। वो काले कानून के खिलाफ में हमने पिटीशन डाले बिरसा ब्रिगेड की तरफ से। मेरे को बहुत लोग डराए, रे सतीश मेहता हम तेरे को मार डालेंगे, तेरे को खत्म कर देंगे, तू कौन सी खेत की मूली है। देख, वो आप पार्टी का नेता केजरीवाल, उसका क्या हुआ, हेमंत सोरेन का क्या हुआ, फलाने का क्या हुआ, तू कौन सी खेत की मूली है, तेरे को तो मार डालेंगे। इतना डरा है मेरे को। मैंने बोला यार, मरे हुए आदमी को क्या मारने का डर बता रहे हो? हम तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन हमने बिरसा मुंडा की, टंटा बिल की, राघोजी भांगरे की मूवमेंट को खड़ा किया। पिटीशन डाले और वो पिटीशन के सहारे उसको स्टे किए, उस काले कानून को स्टे लाए। अभी उसकी फाइनल हियरिंग होने वाली है। एक मामूली सा बोगस आदिवासी का केस डालते हैं तो लाखों रुपए का चंदा कर लेते हैं, क्योंकि अधिकारियों को, कर्मचारियों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है की नाही आपले परमिशन झाले पाहिजे, आपले परमिशन झालं पाहिजे, काहीतरी आपल्याला भेटला पाहिजे म्हणून तो खूप लाखोनी पैसे, लाखों पैसे तो त्याच्यासाठी देतो, गोळा करून घेतात हे लोग। इतने पैसे वैसे नहीं लगते, ये धंधा बना लिए। लेकिन तुम्हारे आज तक के भारत में आदिवासियों पर सबसे बड़ी पिटीशन है ये। इसमें से कितने लोगों ने 1000 रुपए का चंदा दिया उसके लिए, उस पिटीशन को लड़ने के लिए?
जो अब तक के भारत में आदिवासी अधिकारों से संबंधित, उसके 5वीं अनुसूची के अधिकारों से संबंधित, उसके स्वायत्तता के अधिकारों से संबंधित, 13(3) से अधिकारों से संबंधित, स्पेशल राइट्स और आइडेंटिटी से संबंधित सबसे बड़ी पिटीशन है जिसको अपन ने स्टे करके रखे हैं, जो मोदी सरकार के खिलाफ में अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई है। साथियों, हमारे समाज के कर्मचारी को नहीं लगता है कि वो जंगल में रहने वाला आदिवासी जीवित रहे। आपका जो जंगल का वो हुआ, वो 2023 के विशेष कानून के ही तहत हुआ है। उसका प्रिडिक्शन आप देखना, यहाँ के गृह मंत्रालय से, यहाँ के वन मंत्रालय के जो सेक्रेटरीज है, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है उसके बारे में। साथियों, ये हक और अधिकार परिषद का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोगों को यह मालूम हो कि उनके साथ क्या हो रहा है। कितने लोगों को मालूम है कि यह सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रही है? कितने लोगों को मालूम है कि बिरसा ब्रिगेड ये देश की आदिवासी विचार मंच के साथ देश का सबसे बड़ा पिटीशन लड़ रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में? अगर ये हार गए हम, तो हमेशा हमेशा के लिए हमारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमको मिले हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे पहचान के साथ। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है आरएसएस का और बीजेपी का। कितने लोगों को मालूम है? कौन डिबेट करता है उस पर? कितने लोगों ने पिटीशन पढ़ी है? कितने लोगों ने उस एक्ट को देखा है? उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि आपके बाल बच्चे अब सुरक्षित रहने वाले नहीं है। ये गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाली नहीं है। अब हम ये बोल रहे हैं कि भैया बीजेपी आरएसएस की सरकार तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, कल आने वाली सरकार तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगी, इसकी क्या गारंटी है? पार्टी और सरकार नेताओं के भरोसे समाज को नहीं खड़ा करने का। समाज को अगर जिंदा रखना है तो आपका अपना सामाजिक मिशन होना बहुत जरूरी है। पर्यायी तरीके से मुसलमान को रिजर्वेशन है क्या? कैसे जीवित है वो इसमें? बिगर रिजर्वेशन के मुस्लिम यहां पर जिंदा है। इनके किसी भी षड्यंत्र के खिलाफ में लड़ने के लिए सरकार पर डिपेंड ना होते हुए हमारी सामाजिक व्यवस्था को इतना मजबूत बनाना है कि हमारा समाज जिंदा रहे। क्योंकि गवर्नमेंट आपके हाथ में है क्या? सरकार आपकी सुनती है? इस देश की न्याय व्यवस्था में आपके लोग हैं? सुप्रीम कोर्ट में आज तक के एक आदिवासी जज नहीं बना है। जब मणिपुर की घटना हो रही है, अभी भी हो रही है, राज्यपाल कौन है? वहां की आदिवासी। राष्ट्रपति कौन है? दोनों महिलाएं हैं। और ये महिला आदिवासियों के रहते हुए नंगा तुम्हारा नाच बताया गया पूरे देश को। साथियों, ये घटना नहीं है, ये आदिवासियों के लिए चुनौती है। इतनी बड़ी घटना जिसको वर्ल्ड के लोगों ने देखे और उस पर प्रधानमंत्री कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक के संसद में एक भी बयान प्रधानमंत्री ने नहीं बोला है मणिपुर की घटना के बारे में। क्या संकेत है? तुम्हारी आदिवासी भाई चुपचाप है। इतनी बड़ी घटना होती है और उस पर प्रधानमंत्री चुप, तुम्हारी आदिवासी राष्ट्रपति चुप। अरे राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद हो सकता है क्या तुमको? अब तो आदिवासी राष्ट्रपति है तो भी तुम्हारे ये हाल है। इसमें से क्या संदेश मिलता है हमको? बताइए, क्या हल निकालेंगे आप? साथियों, महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शंस